योगी ने कैसे उन मौलानाओं को सबक सिखाया है जो देश विरोधी साजिश रच रहे थे। यानी तीन मौलाना और योगी का निशाना बिल्कुल सटीक है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं। यह है वो मौलाना आरोपी जुबैर अंसारी और ये इमाम दर्श को नकली नोट की फैक्ट्री मदरसे के अंदर चला रहा था। सोचिए जरा, ये देश विरोधी साजिश की जा रही थी। एक दो नहीं, लाखों रुपए के नोट छापे जा रहे थे। अब दर्शकों, ये मौलाना उत्तर प्रदेश में इस्लामीकरण की साजिश रच रहा था और ये मौलाना नंबर 2 जो मैंने आपको दिखाया, ये नकली नोटों की साजिश कर रहा था। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी इन तस्वीरों को आप देखिए। एक मौलाना इस्लामीकरण की साजिश कर रहा है तो दूसरा नोट बना रहा है और वो देश को कमजोर करने की साजिश रच रहा है। अब दर्शकों, मैंने दो मौलाना आपको बताया, ये देख रहे हैं आप, इन बैगों में एक दो नहीं लाखों रुपए भरे हुए हैं। और टीम जब पहुंची तो उनके होश उड़ गए कि एक मदरसे में जहां पर इमाम कहता था कि दीनी तालीम दी जा रही है, वहां तो नकली नोटों का रैकेट चल रहा था। इस मौलाना को पकड़ लिया है, लेकिन दर्शकों, ये जो तस्वीर सामने आई है वो बताने के लिए काफी है कि एक एक करके कई सारे खुलासे हो रहे हैं। यूपी से एमपी तक मौलानाओं ने देश की नींव हिलाने की वो साजिश रची जिसका सच पैरों तले जमीन को हिलाकर रख देगा। जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। योगी का ये मैसेज उस मौलाना के लिए है जिसने मदरसे में नोट की फैक्ट्री खोल दी और दूसरे मौलानाओं के लिए जो यूपी को इस्लामिक स्टेट बनाने का ख्वाब देखता है, क्योंकि बाबा के यूपी में छांगुर और मौलाना तौकीर का अंजाम भूलना नहीं चाहिए। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। योगी के इस एंग्री तेवर के पीछे दो मौलाना एक फर्जी वैज्ञानिक है। तीनों ने मिलकर कौन सी साजिश रची, यूपी से एमपी तक कैसा खतरा मंडरा रहा है, पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे, बस देखते जाइए। दर्शकों, ये नकली नोट वाले मौलाना की पूरी खबर आपको दूंगा, लेकिन इस समय योगी आदित्यनाथ के टारगेट पर 3 मौलाना है और वो लोग हैं जो देश विरोधी साजिश कर रहे हैं। ये देखिए, मौलाना शमसुल हुदा, ये यूपी का इस्लामीकरण कर रहा था दर्शक, लेकिन इस चक्रव्यूह को भेदा है। एक कुतुबुद्दीन है जो फर्जी बार का वैज्ञानिक बना हुआ है और इसको तो आप जानते हैं दर्शकों, मैंने दिखाया है, यही है नकली नोट बनाने वाला। इस पर भी नजर है, यानी इनकी साजिश कहीं से भी चल रही हो, इनका कनेक्शन आईएसआई से भी हो सकता है क्योंकि देश विरोधियों के हैंडलर हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं दर्शकों कि इसको लेकर उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े खुलासे हो रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे नकली नोट एक मदरसे में बन रहे थे दर्शकों, और ये नकली नोट एक दो नहीं लाखों बन रहे थे। ये आप देखिए, ऐसी फैक्ट्री चल रही थी दर्शकों। यूपी से एमपी तक बहुत बड़ी देश विरोधी साजिश का पर्दाफाश हुआ है दर्शकों। 3 देश विरोधी मुस्लिम योगी और देवा भाऊ की फोर्स के हत्थे चढ़े हैं। सबसे पहले एमपी के नकली नोट की फैक्ट्री का खुलासा कर रहा हूं दर्शकों में। यही है वो इमाम। एमपी के खंडवा में मदरसे के अंदर 20 लाख के नकली नोट पकड़े गए। ये नकली नोट मदरसे के अंदर ही इस जुबैर नाम के इमाम के इशारे पर लाए गए। जब पुलिस ने छापा मारा तो मदरसे का कमरा नोटों से भरा मिला। इतने सारे नोट पड़े हुए थे दर्शकों। दरअसल 4 दिन पहले इमाम को 10 लाख के नोटों के साथ पकड़ा गया और पुलिस ने जब जांच की तो इमाम के बैग में और कई सारे नकली नोट निकले। आपको बता दें, महाराष्ट्र पुलिस ने इस इनपुट के आधार पर मध्य प्रदेश के मदरसे में छापा मारा। छापेमारी के दौरान इमाम का पूरा कमरा नकली नोटों से भरा था। पुलिस भी हक्का बक्का रह गई। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये नोट कहां छापे गए हैं और क्या और भी नोट है जिनकी सप्लाई की गई है। नकली नोट की सप्लाई इमाम कहां तक कर रहा था, कौन कौन इसके संपर्क में थे, तमाम जानकारी जुटाई जा रही है।
नकली नोटों का इस्तेमाल किस तरह की गतिविधियों में हो रहा था, इसका भी खुलासा पुलिस करेगी। और क्या इमाम के किसी देश विरोधी गैंग या संगठन से कोई ताल्लुकात है? क्या मौलाना को नकली नोटों की सप्लाई आईएसआई जैसे संगठन कर रहे थे? इन तमाम सवालों के जवाब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की पुलिस तलाश रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस खुलासे के बाद मध्य प्रदेश में मंत्री भी सख्ते में आ गए। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। काफी मदरसे निश्चित रूप से पहले एक श्रद्धा का केंद्र हो जाते थे, पर अब ये एक षड्यंत्र का केंद्र हो गए और बहुत सारे बाहर के लोग आकर वहां पर शिक्षा प्रदान करने की शिक्षा प्रदान तो नहीं कर रहे हैं, बाकी अलगाववाद पैदा कर रहे हैं और इस प्रकार अवैध गतिविधि का संचालन कर रहे हैं। मदरसों के लिए और उनकी व्यवस्थापन के लिए कोई एक कड़े नियम बनाना चाहिए, क्योंकि खंडवा की घटना अलार्मिंग है और ऐसी अनेक मदरसों के संचालन के बारे में शिकायतें प्राप्त हो रही है। अब दर्शकों, जहां पर यह कार्रवाई हुई है वहां पर हमारी टीम पहुंची है और सुनिए जरा, लोग भी सख्ते में है कि मौलाना के पास इतने नकली नोट कहां से आए। सुनिए जरा। इमामबाड़ा के ऊपर जो एक मकान था जिसमें कि इस इमामबाड़े के इमाम रहते थे, वहां से फेक करेंसी का जखीरा बरामद हुआ है। ये वो इमामबाड़ा है और यहाँ पर देखिए जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है और इसी के ऊपर जो इमाम है जुबेर वो रहता था, उसे सील कर दिया है और यहीं से पुलिस को नकली नोट करीब 20 लाख नकली नोट मिले हैं। इसके अलावा ड्रायर मिला है, डाई मिली है, कटर मिला है और तमाम वो चीजें मिली हैं, कैंचियां मिली हैं और अंदर से जितना भी सामान है, 2 मोबाइल मिले हैं, वो सब पुलिस ने जब्त कर लिया है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं उस मौलाना का गुप्त कमरा जो होश उड़ा देगा, क्योंकि जब वहां पर टीम पहुंची तो क्या दिखा, ये दिखाता हूं। ये देखिए जरा, नोट ही नोट, नोटों का जखीरा। मदरसे में नकली नोट फैक्ट्री पर चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। मौलाना नकली नोट का धंधा मदरसे के कमरे से चला रहा था। पुलिस जब कमरे में पहुंची तो नोट सुखाने की मशीन बरामद हुई। बच्चों ने दावा किया कि मौलाना अपने कमरे में कभी जाने ही नहीं देता था, यहां तक कि मदरसे के दूसरे लोगों को भी कमरे में एंट्री नहीं देता था। यानी मौलाना पूरे धंधे को अपने इसी गुप्त कमरे से चलाता था। दरअसल 3 महीने पहले ही मदरसे में मौलाना की नियुक्ति हुई थी। मदरसे में नियुक्ति के बाद से मौलाना अपना अलग कमरा मांग रहा था और इस कमरे से ही नकली नोट का पूरा धंधा ऑपरेट करता। महाराष्ट्र पुलिस की खबर पर जब एमपी पुलिस ने कमरे की तलाशी ली दर्शकों, तो मौलाना के कमरे का नजारा होश उड़ाने वाला था, क्योंकि पूरा कमरा नकली नोटों के बंडलों से भरा पड़ा था। देखिए आप, यानी मौलाना मदरसे को सेफ हाउस की तरह इस्तेमाल कर रहा था और इसलिए खंडवा में सिमी जैसे कट्टरपंथी संगठन का गढ़ रहा है। शक और ज्यादा गहरा जाता है, क्या ये मौलाना बाहरी ताकतों के संपर्क में था? और इसीलिए दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोगों को कानों कान खबर नहीं हुई। सुनिए जरा। वो सिपारे से दीन की बातें बताते थे, पर वो जैसे ऊपर जाए तो ऊपर नहीं जाने देते थे, भगा देते थे, बोलते यहाँ जीन देते, यहाँ मत आया करो। कौन आता था? एक आदमी आता था स्कूटर लेके लाल कलर की। अच्छा, वो आता था यहाँ। बिल्कुल अंदाजा नहीं था। ये चीज तो हमको तब पता चली जब हमने उनकी गिरफ्तारी का वीडियो देखा और वो देखने के बाद उनकी पहचान हुई कि भाई ये हमारे गांव के इमाम हैं। तब हमने पुलिस को ये सूचना दी कि उनका सामान यहाँ पे वो जो छोड़ गए। दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज आपको सीधे लेकर चलता हूं बिहार, जहां पर पहुंच गए योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ का ऑपरेशन ओसामा शुरू हो चुका है। लेकिन दर्शकों, एक ओसामा बिन लादेन जिसे आप जानते हैं जो आतंकी था, लेकिन शहाबुद्दीन का बेटा जिसका नाम ओसामा है और इसे लेकर बिहार में जबरदस्त जंग चल रही है। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाता हूं। योगी आदित्यनाथ लगातार चुनावी प्रचार में स्टार प्रचारक हैं और आज भी उन्होंने सीधे शहाबुद्दीन, बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टारगेट पर लिया। आरजेडी ने
यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। अब एक आतंकी ओसामा था, लेकिन जैसे योगी आदित्यनाथ ने नाम पर सवाल उठाए, अखिलेश यादव ठीक बगल में बैठे हुए हैं और उन्हें ओसामा प्यारा लगने लगा। अखिलेश यादव ने आज क्या ओसामा को लेकर कहा, सुनवाता हूं आपको। नौजवान सरकार तो बनने जा रही है, जब नौजवान मुख्यमंत्री बनने जा रहा है तो इस विधानसभा से नौजवान विधायक ओसामा साहब ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, इधर तेजस्वी यादव है। ओसामा पे बात निकली तो तेजस्वी ने आतंक की एंट्री करा दी और सीधे असद उद्दीन ओवैसी को निशाने पर लिया। दिखाइए जरा कैसे निशाना साधा है ओवैसी को लेकर, और आज ओवैसी ने उसका जवाब भी दिया है। सुनिए जरा। जो तुम्हारे सामने नहीं झुकता, जो तुम्हारे सामने नहीं बिकता, जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता, तुम उसको चरमपंथी कहते हो। तुम में इतनी नफरत है, एक चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी तो एक्सट्रीमिस्ट। क्या ओवैसी आतंकवादी है? क्या ओवैसी चरमपंथी है? क्या ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है? जरा जोर से बोलिए। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, एक तरफ योगी आदित्यनाथ है, लेकिन आज उन्होंने एक और नारा दे दिया है, बटेंगे तो कटेंगे की एंट्री हो गई है और इससे बिहार का चुनावी पारा हाई हो गया है। सुनिए जरा। बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। बिहार के बैटल ग्राउंड में शहाबुद्दीन का खौफ है। अच्छे ओसामा बनाम आतंकी ओसामा की फाइट नजर आ रही है और खुद को मुस्लिमों का नेता बताने वाले ओवैसी को आतंकी कहने पर माहौल बेहद टाइट है। क्या ओवैसी आतंकवादी है? क्या ओवैसी चरमपंथी है? इधर योगी अपने बुलडोजर के साथ सीवान में डेरा जमाए हुए हैं। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की तुलना कर रहे हैं तो अखिलेश ओसामा को डिफेंड करने उत्तर प्रदेश से सीवान पहुंच गए। सुनने में आया है कि एक पड़ोसी आए थे, कोई पड़ोसी, एक रंगा पड़ोसी, और तेजस्वी बनाम ओवैसी में मुकाबला नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है और ये नेक्स्ट लेवल बता रहा है कि इस समय बिहार में चुनावी पारा हाई हो गया है। लेकिन कैसे योगी आदित्यनाथ ने आज निशाना साधा है, ये तस्वीर आपके सामने है। सीएम योगी एक बार फिर बिहार में चुनावी जनसभा कर रहे थे। उनके टारगेट पर बाहुबली शहाबुद्दीन का बेटा और आरजेडी प्रत्याशी ओसामा है। दर्शक, ओसामा नाम की वजह से वो योगी के निशाने पर आ गए हैं। ओसामा बिन लादेन आतंकवादी था, आपको याद होगा, अलकायदा का संस्थापक था, और आरजेडी प्रत्याशी का नाम ओसामा है जो बाहुबली शहाबुद्दीन का बेटा है। लेकिन बिहार चुनाव में इस नाम की चर्चा जोर शोर से हो रही है, ओसामा। अब अखिलेश यादव ओसामा को डिफेंड करने के लिए सिवान पहुंच गए। अखिलेश यादव ने कहा ओसामा साहब सिवान के अच्छे नेता हैं, साथ ही कहा कि ओसामा नौजवान है, पहली बार चुनाव लड़ रहा है, पूरा भरोसा है कि आप लोग एक एक वोट ओसामा को देंगे। दरअसल योगी ने शहाबुद्दीन की कुख्यात पृष्ठभूमि का मुद्दा उठाया था। इसी को लेकर योगी ने कहा था जैसा नाम वैसा काम। इसके पीछे बिहार में शहाबुद्दीन की दहशतगर्दी का उदाहरण भी दिया था। लेकिन अखिलेश यादव शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को अच्छा नेता बता रहे हैं और शहाबुद्दीन बाहुबली था। अब कैसे एक के बाद एक योगी आदित्यनाथ ने पुराने कारनामे याद दिलाए, सुनिए जरा। क्या हुआ था आरजेडी की सरकार के समय? क्या हुआ था आरजेडी की सरकार के समय?
बहन और भाइयों, आरजेडी की सरकार के समय में यहां पर बिहार के अंदर 70 से अधिक नरसंहार की घटनाएं हुई थी। 76 से अधिक नरसंहार की घटनाएं। इन्होंने जातीय संगठन खड़े किए थे। बिहार में जाति को जाति से लड़ाते थे, पर्व और त्योहार नहीं होने देते थे, बेटी असुरक्षित, व्यापारी असुरक्षित, नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़, कट्टा बंदूक लेकर के बिहार की पूरी व्यवस्था को इन्होंने धूमिल करने का काम किया था। सुनने में आया है कि एक पड़ोसी आए थे, कोई पड़ोसी, एक रंगा पड़ोसी, एक रंगा है वो। नौजवान सरकार तो बनने जा रही है, जब नौजवान मुख्यमंत्री बनने जा रहा है तो इस विधानसभा से नौजवान विधायक ओसामा साहब ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। अब दर्शकों, ये लड़ाई आगे बढ़ गई है। अखिलेश और ओवैसी लगातार चुनावी मैदान में आ गए, तो तेजस्वी यादव ने ओवैसी को निशाने पर ले लिया है और ओवैसी को आज उन्होंने उग्रवादी बता दिया। लेकिन दर्शकों, असद उद्दीन ओवैसी भड़क गए और उन्होंने तेजस्वी को आज जवाब दिया है। आइए जरा मैं आपको बताता हूं। बिहार चुनाव के रण में आतंकी पर संग्राम छिड़ गया है। दर्शकों, ओवैसी का आरोप है कि तेजस्वी उन्हें आतंकवादी कहते हैं। ओवैसी ने कहा कि तेजस्वी यादव उनसे डायरेक्ट पूछा कि ओवैसी के साथ गठबंधन क्यों नहीं किया, बताएं। तो इस पर तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी एक चरमपंथी हैं, साथ ही कहा कि वो एक कट्टरपंथी हैं और एक आतंकवादी हैं। ओवैसी ने कहा, तेजस्वी मुझे चरमपंथी कहते हैं क्योंकि मैं अपने धर्म का गर्व से पालन करता हूं, मजहब का पालन करता हूं। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने बैक टू बैक तेजस्वी से कई सवाल पूछा क्या दाढ़ी और सिर पर टोपी रखने वाला आतंकी है। साथ ही तंज कसते हुए तेजस्वी यादव से कहा, बाबू चरमपंथी को तुम जरा अंग्रेजी में लिख कर दिखाओ। और लोगों ने इस पर खूब तालियां बजाई। लेकिन आज ओवैसी कैसे तेजस्वी पर भड़क गए, सुनिए जरा। तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी, क्या कहा उसने, ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है, इंतहा पसंद है, दहशतगर्द है। आप बताइए हमको, हम तेजस्वी को बोलेंगे बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। हमको एक्सट्रीमिस्ट बोलता है, नहीं सुनिए, हमको एक्सट्रीमिस्ट क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मैं नमाजी हूं, मैं अल्लाह की इबादत करने वाला हूं, मैं किसी के आगे सर नहीं झुकाता सिवाय जमीन और आसमान के खालिक के, मैं किसी को मानता नहीं सिवाय अपने रब के। ये तो बिहार में सियासत की शुरुआत है दर्शकों। अब मैं आपको बताने वाला हूं, ये सियासत आगे बढ़ गई है और आज सियासत में बंदर की एंट्री हो गई। 3 बंदर की एंट्री से सियासत मस्त कलंदर हो गई है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, दिखाता हूं मैं आपको। ये आप देखिए, योगी आदित्यनाथ ने आज जिक्र किया 3 बंदरों का, और जैसे ही जिक्र किया देश भर में, बिहार में, यूपी में, सब जगह एक ही चर्चा है कि ये बंदर कौन है, ये पप्पू गप्पू कौन है, और इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने कैसे निशाना साधा और कैसे सियासत मस्त कलंदर हो गई है। दिखाता हूं मैं आपको। 3 बंदर, पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता, और अप्पू सच सुन नहीं सकता। पूरी बीजेपी गप्पू है और बाकी सब चंपू हैं।
हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं, योगी हैं। सोचिए योगी हनुमान जी का अपमान करे, अब इसमें क्या ही बोले। जनता देख रही है, जनता सुन रही है। पप्पू कोई चीज समझने के लिए तैयार नहीं। अप्पू हैं अखिलेश यादव, वो उत्तर प्रदेश की हकीकत से को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। और टप्पू मतलब वो अपने आप जिस सपने में खोए हुए हैं, तो उनको भी तो आज जो कहा है तो वो बिल्कुल सही है। सुना दर्शकों आपने, इस पर सियासत गर्मा गई है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, जब योगी आदित्यनाथ जिक्र कर रहे थे तो उन्होंने क्या क्या कहा, ये आप देखिए। यहां पर 3 बंदर हैं और इसी का जिक्र आज योगी आदित्यनाथ ने किया। योगी आदित्यनाथ ने बिहार का चुनावी मिजाज बिल्कुल बदल दिया है। इस बार उन्होंने राहुल, अखिलेश और तेजस्वी पर इनडायरेक्ट कटाक्ष किया। चुनावी सभा में योगी ने गांधी जी के 3 बंदरों का जिक्र किया। उन्होंने कहा अब महागठबंधन में 3 बंदर आ गए हैं। वो 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर है। साथ ही कहा योगी आदित्यनाथ, पप्पू अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता, अप्पू अच्छा सुन नहीं सकता। और योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने तुरंत पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा जो लोग आईना देख कर आते हैं उन्हें हर तरफ सिर्फ बंदर ही बंदर नजर आते हैं। बंदर की टोली में बैठा दें तो अलग नजर नहीं आते हैं। साथ ही कहा कि पूरी बीजेपी गप्पू है और बाकी सब चंपू हैं। अब इनकी भोगी, लोभी और ढोंगी की तिकड़ी बन गई है। यह अखिलेश यादव ने निशाना साधा दर्शक। यानी अब बिहार में बंदर पर सियासत होने लगी है। कैसे योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा, जवाब दिया, सुनिए जरा। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। बीजेपी क्यों पप्पू टप्पू कह रहे हैं? योगी जी भी सभा में कह रहे हैं पूरी बीजेपी गप्पू है जी और बाकी सब चंपू हैं। पूरी बीजेपी गप्पू है जी और बाकी सब चंपू हैं। लेकिन दर्शकों, आप ही लोग हैं जो सब कुछ तय करेंगे। इसलिए सीधे आज हमने बिहार की जनता से बात की। वो इस पूरी सियासत पर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। 2005 से पहले जंगल राज का शासन था। शहाबुद्दीन की हिस्ट्री सबको पता है, इसलिए ओसामा जो है शहाबुद्दीन का बेटा, वो भी वही काम को दोहराएगा जैसे तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, तो वो भी शहाबुद्दीन के राहों पर ही चलेगा। क्योंकि जैसा बाप होता है वैसा बेटा निकलता है। डीएनए कभी भी चेंज नहीं हो सकता। और योगी जी ने जो बात कही है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये बिल्कुल सही कही है। बदलेगा नहीं, 100% बदलेगा। जो भी थोड़ा बहुत कम था वो योगी जी आकर के उसको पूरा कर दिए। लगभग 200 सीट ही लाएंगे, ये पब्लिक समझ गए हैं। और खास करके हिंदुत्व के ही पार्टी अब हो रह गया है। एनडीए पक्ष में तो है ही सरकार, और सरकार फिर बनने वाली भी है। 14 तारीख को हम लोग लेंगे, जीत का विजयी घोषित करेंगे, टंका बजाएंगे। 18 तारीख को हम लेंगे शपथ ग्रहण। बटेंगे तो कटेंगे, इसका मतलब हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो विकास का काम कर रहा है हमारे मुख्यमंत्री, अभी तक लगातार विकास कर रहे हैं, उस विकास में सभी को सहयोग करें और उसमें बटना नहीं है, एक जगह हम लोग वोट दें।